जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। वैसे तो यार ये प्रीमियर क्लास है, लेकिन प्यार में आपके कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट में हम नहीं कमी करेंगे तो प्यार में आपको भी कमी नहीं करना है। तो अगेन यार घड़ी में बज चुके हैं 7:30 और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रैंकर्स एनटीएससी पे। तो बेसिकली आज हम लोग फोर्थ एंड एलएलएम का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। यहां पर किसी भी प्रकार की ऐसी उम्मीद मत रखिएगा कि बीच लेक्चर में आपको रिस्पॉन्ड वीडियो में मैं करूंगा, बट चैट बॉक्स में मैं अवेलेबल हूं। तो जो भी डाउट्स आपको आता जाएगा फटाफट आप चैट बॉक्स में पूछते जाएंगे और मैं उसको क्लियर करता जाऊंगा। तो बिना देरी किए यार शुरुआत करते हैं सेशन को। शुरुआत करने से पहले जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, या फिर काफी दिनों से आप पढ़ रहे हो, हमारे साथ तैयारी कर रहे हो, तो कुछ चीजों को आप अपने दिमाग में जरूर समझाइए यार कि आपको अपने आप को पढ़ना तो है ही, है ना। नो डाउट आपको तैयारी अच्छे से करनी है, सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, हर एक थ्योरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन साथ साथ अपने आप को टेस्ट भी करते हुए चलना है। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलत पाथ पर हैं या फिर सही पाथ पर है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है यार कि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी बोले भैया पैसा ले रहे हो, ऐसा कुछ ले रहे हो। यार देखो, हर एक चीज प्रोवाइड करने के पीछे कुछ ना कुछ हमें भी चीजें देनी पड़ रही हैं, तो जितनी हम दे रहे हैं उतनी ही आपसे ले रहे हैं, उससे ज्यादा न ले रहे हैं ना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने दो ऑफर यार, आपके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको कंप्लीट फुल स्टेज 1 तक की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आप मोर डिटेल्स के लिए एक वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पर पड़ी हुई है। और अगर आपको ज्वाइन करना है सिंपल रैंकर्स एनटीएससी ऐप डाउनलोड करिए और प्यारा सा रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि और भी वहां पर कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएंगे, लाइक पीवाईक्यूज, कुछ डीपीपीज, नोट्स एंड अदर गाइडिंग मटेरियल्स आपको वहां पर फ्री में मिल रहे हैं। और दूसरा दैट इज पर्सनल मेंटरशिप। अब देखो, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको पहले तो आप अगर टेस्ट सीरीज लेते हो तो ये मिलेगा, अगर आप पर्सनल मेंटरशिप लेते हो तो टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड आपको मिल रही है, साथ ही साथ हमारी गाइडेंस भी आपको मिल रही है। लाइक आप कहीं पर भी डिमोटिवेटेड, डाउटफुल अपने आप पे लग रहे हो तो आप हमसे डिस्कस करो, उन चीजों को क्लियर करो, प्रॉपर आपका टाइम टेबल हर एक चीज हम मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को समझें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए यार कि आपको इनरोल जरूर करना चाहिए, नहीं यहां तो कहीं भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इनरोल जरूर करना चाहिए, उससे आपको अपने राइट ट्रैक का पता चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे पार्ट 1 इस लेक्चर का नहीं देखे, मेक श्योर पहले आप वो जरूर देख लेना, क्योंकि काफी बेसिक टर्म वहां पर हमने किया था, है ना। फोर्स क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात की थी हमने, इनर्शिया की बात की थी हमने। ठीक है, हर एक चीज की बात की थी हमने। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपसे कि मान लीजिए आपकी ये कार है, ठीक है, ये कार है आपके पास। अब आप बैठे हो यहां पर, ठीक है, बैठे हो यहां पर, अचानक आप क्या कर रहे हैं, आपका जो ड्राइवर है यहां पर, जो बैठा हुआ ड्राइवर है, ठीक है, अचानक क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर दे रहा है गाड़ी को अचानक। ठीक है, जैसे आप देखते हो कभी बैठे हो, गाड़ी अचानक एक्सेलरेट कर दे रहा है, तो ये पर्सन आगे जाएगा, पीछे जाएगा, या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ए फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट चैट बॉक्स में आंसर करिए, बैकवर्ड जाएगा। चलो, ए और बी में से ही आपको ऑप्शन देना है, दोनों में से वो कहां जाएगा। अगर आपने बता दिया तो मैं ये मान लूंगा इनर्शिया आपको प्रॉपर समझ में आ चुकी है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यही होती है इनर्शिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपकी टेंडेंसी क्या है भाई कि 3-4 किलो चावल खा के सो जाओगे, तो ये सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। चलिए, तो फर्स्ट लॉ के बाद यार शुरुआत करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जहां से आपको लगभग मैकेनिक्स के बहुत सारे सवाल आप लगाएंगे, और बहुत सारे सवालों में लगभग आपको यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो प्यारा सा स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स applied on the body and this change take place always in direction of force applied। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कोई आपकी बॉडी है, ठीक है, यहां पर बॉडी है, ये चल रही होगी, पहले मान लेते हैं स्टार्टिंग u वेलोसिटी से मान लेते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात तो आई होप अब तक समझ में आ गई होगी कि t बराबर 0 का मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट पर आपकी बॉडी कहां चल रही है भाई, u वेलोसिटी से चल रही है। अब एक आपका शरारती दोस्त आता है, पीछे से कोई एक फोर्स लगा दे रहा है उस बॉडी पर, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, कोई चल रहा हो इस तरीके से, और पीछे से आप उसको धक्का दे दे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब हो सकता है किसी टी टाइम बाद, अब किसी टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी v हो गई हो, ठीक है, v हो गई हो। तो ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है कि जो ये फोर्स है,
ठीक है, जो ये फोर्स है इसके लगने के कारण इसको लगने के बाद इस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। और यही यहां पर बोल रहा है कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यही बात की जा रही है आपसे, और कुछ अलग से बात नहीं की गई है। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हुए चलेंगे। जो आपका फोर्स है भाई, हम इसको एफ नेट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि जब भी आप फिजिक्स की बात करोगे, यहां पर अगर आप इधर की तरफ मान लीजिए कोई दूसरा फोर्स लगाते हैं F2, इधर की तरफ F1, तो भाई जो नेट फोर्स लगेगा वही तो काम करेगा। यही बात आपको कल सिखाई थी मैंने कि जब भी आप देखोगे तो नेट फोर्स ही बॉडी पर काम करता है, इंडिविजुअल फोर्स की आप बात नहीं करेंगे यहां पर। तो इंडिविजुअल फोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस बॉडी पर नेट फोर्स ही काम कर रहा होगा, वही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी मोमेंटम की चेंज के लिए। तो नेट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब भाई, चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से दिखा रहे हैं और टाइम टेकन को क्या ले रहे हैं, डेल्टा टी से ले रहे हैं, स्मॉल टी से। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है भाई, मोमेंटम P बराबर mv होता था। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब बाद में कितना हुआ और माइनस स्टार्टिंग में कितना था वही चेंज होगा। जैसे अगर मैं आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछता हूं, जैसे डेल्टा पी से मैं दिखा रहा हूं, ये कुछ नहीं है, ये चेंज इन मोमेंटम है। देखो चेंज इन मोमेंटम है, ये कुछ और नहीं है बाबू। देखो ध्यान से, यहां से कैसे निकालोगे आप चेंज इन मोमेंटम, यहां पर अगर बॉडी का मास m है तो बॉडी का मास यहां भी m होगा। यहां पर स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम pi, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mu होगा। यहां पर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी होगा, क्योंकि अब वेलोसिटी v हो चुकी है। तो अगर मैं आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछता हूं, अगर आपके पास पहले 2 रुपए थे, बाद में 10 हो गए, अब मैं बोलूंगा कितना बढ़ा आपका पैसा, तो आप बोलोगे 10 माइनस 2 मतलब कितना भैया, 8 रुपए बढ़ गए। तो चेंज कितने का आया, 8 रुपए का आया। वैसे ही अगर आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछूंगा तो बाद में 10 हुआ था, मतलब बाद में mv हुआ था, पहले कितना था, 2 था, मतलब mu था। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम विच इज m इंटू वी माइनस का u हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। वही पुट करते हैं यहाँ पर, f क्या है, f नेट, ठीक है, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम क्या भाई, m v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। और जिन भी बच्चों को याद होगा कि इस वाली क्वांटिटी को क्या हम एक्सेलरेशन बोलते थे क्या कभी, कि भाई चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल बोलते थे आप। तो एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या बता रहा है भाई, कि जितना ज्यादा, देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है कि इसके राइट में, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, इसके राइट में जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, इसके राइट में जो भी क्वांटिटी है उसको जितना आप बढ़ाएंगे सेम मैनर में लेफ्ट वाली क्वांटिटी भी बढ़ती है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, ठीक है, इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं सिंबल, कि जिसके राइट में जो भी क्वांटिटी है उसको जितना बढ़ाते हो उसके लेफ्ट वाली क्वांटिटी सेम मैनर में वो भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है बात। चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके यहां पर लिखता हूं मैं। मान लीजिए, ठीक है, एफ एक्सटर्नल जो आपका एफ नेट आया था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हो सकता है भाई कि मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले आऊं, k इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमने लिया है, ये आपका सेकेंड लॉ से इक्वेशन निकल के आई क्या, एफ नेट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहां पर सारी टर्म्स लिख लो, के क्या है भाई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बट इसको हम क्या करेंगे, अभी हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हटाने की कोशिश करेंगे उसको और हटा भी देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। ए क्या है भैया, ए इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। देखो हर एक चीज समझ में आएगी तुम्हें, बस थोड़ी सी अपनी कोशिश करोगे तो। ठीक है, मास क्या है भाई, एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, ठीक है, मास ऑफ बॉडी। और यहां पर एफ नेट क्या है, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। क्या बात समझ में आई क्या,
देखो बिल्कुल समझ में आनी चाहिए भाई। एफ नेट क्या है? नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब देखिए यहां पर अगर मैं केस एक कंसिडर कर ले रहा हूं कि मास क्या है बॉडी का, मास क्या है भाई, मास अगर मैं मान ले रहा हूं कि 1 kg है, एक्सेलरेशन क्या है उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो फोर्स कितना उस पर अप्लाइड आप कर रहे हो, एफ नेट इज इक्वल टू 1 न्यूटन आप ले रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से सबकी F की वैल्यू 1 रख लो, इंटू K की वैल्यू रहने दो, M की वैल्यू 1 रख लो, A की वैल्यू 1 रख लो, तो K की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 1 आ गई। और इन्हीं को हम आधार मानते हुए K की वैल्यू यहां पर भी क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और यहीं पर आपकी एक नया फॉर्मूला जनरेट होके आ जाएगा कि एफ नेट बराबर मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। और यही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितना आपको स्टार लगाना हो लगा लो, कि किसी भी बॉडी पर जितना भी नेट फोर्स काम करता है वो किसके बराबर होता है, उस बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यही आपका फॉर्मूला सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे मैकेनिक्स में। आप समझोगे हर एक जगह आपको इसका यूज मिलेगा कि फोर्स, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज मस्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। चलिए एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं। देखो वीडियो थोड़ा फास्ट है, आप स्लो करके देख सकते हो, ठीक है। यहां पर एग्जांपल ले लो भाई कि हम मान लीजिए कि दो बॉडी है, एक हाथी हमने लिया, इस पर एफ फोर्स लगा रहे हैं, एक बॉल है, इस पर भी हम एफ फोर्स ही लगा रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको पता है भाई कि यहां से एक्सेलरेशन का अगर बात मैं करूं आपसे, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अगर दो बॉडी है, दोनों पर सेम फोर्स लगा रहे हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि हाथी का एलिफेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड एलिफेंट ऑफ बॉल, ठीक है, एलिफेंट सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल आपसे पूछ रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ एलिफेंट और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, तो दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? तो ध्यान से देखिए, हाथी का भाई ऑब्वियस से लार्ज मास है, स्मॉल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, लार्ज एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब स्मॉल मास है। इससे आप क्या समझ रहे हो भाई, यहां से देखो थोड़ा सा कि फोर्स बाय मास मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। अगर इसको तोड़ लो आप, तो यहां से अगर देखो तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। देखो यहां पर ये इनवर्स का रिलेशन है, देखो यहां पर ये इनवर्स का रिलेशन है, मतलब जब भी इसके राइट वाली क्वांटिटी, इसके राइट वाली क्वांटिटी जब नीचे में हो, डिनोमिनेटर में हो, अगर इसको आप बढ़ाते हैं मास को, तो ये वाली घटती है। जबकि पिछले वाले सेशन में, पिछले वाले स्लाइड पे आप देखो यहां पर कि जब फोर्स, यहां मास हम बढ़ाएंगे अगर, तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। मास की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन यहां पर देखो अगर हम मास यहां बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, हमने फोर्स को कांस्टेंट मान रखा है, ये भी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर बात। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, इसे इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्स में है, नीचे है आपकी बॉडी, जो डिनोमिनेटर में है राइट साइड वाली क्वांटिटी और लेफ्ट वाली न्यूमरेटर में है, देन आप बोलेंगे ये इनवर्स का रिलेशन है। और ये जब भी मतलब एक को बढ़ाओगे तो एक घटेगा, एक को बढ़ाओगे एक घटेगा, बैलेंस नहीं कर पाओगे, ये इनवर्स का रिलेशन, क्लियर। चलो अब एक छोटा सा इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं भाई। मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, ठीक है, कोई मास ऑफ बॉडी है 2 kg प्रॉपर। आप अपना समय ले लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए प्रॉपर, उसके बाद फिर आगे बढ़ाइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, कोई मास ऑफ बॉडी है 2 kg, ठीक है, इसका मास कितना है भाई, 2 kg का मास है, और वो चल रही है सरफेस पर, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब यहां से चलते ये क्या है भाई, 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद ये क्या हो गई, रेस्ट पे हो गई, मतलब इसकी वेलोसिटी अब कितनी हो गई, 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u बराबर क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड, और बाद में जाके v बराबर 0। देखो ये आपने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, मोशन वाला कंसेप्ट वही है यहाँ पर। इसके बाद व्हाट विल बी द फोर्स, ठीक है, टू बी अप्लाइड टू इट इफ वन वांट्स टू बॉडी मूव विथ सेम इनिशियल स्पीड। अगर कोई चाह रहा है कि ये हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड से चले, तो इन पर कितना फोर्स, आपको ये जो फोर्स लगाना होगा इस बॉडी पर, वो कितना लगाना होगा। पहले देखो यहां पर कॉन्सेप्ट एनालाइज करो थोड़ा सा, कि देखो पहले यहां पर बॉडी स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर यहां थी, और t बराबर 2 सेकेंड बाद यहां आ चुकी है, ठीक है, t बराबर 2 सेकेंड बाद यहां आ चुकी है। पहले चल रही थी स्टार्टिंग में 4 मीटर पर सेकेंड से, बाद में 0 हो गया, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, या फिर आप रिटार्ड कर रहे होंगे, पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसे रिटार्डेशन दे रहा होगा। मतलब इसका फोर्स इधर लग रहा है, तो इधर की तरफ इसके ऊपर रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल
है ना, क्योंकि कोई इसको रोक रहा होगा तभी तो भाई ये चलते चलते आगे जाके रुक जा रही है, तो कोई फोर्स उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो जो फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स अगर इस फोर्स के ही बराबर ये वाला फोर्स लगा दो तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, और बॉडी आपकी आराम से 4 मीटर पर सेकंड से जाने लगेगी। देखो समझो, बॉडी आपकी चल रही थी 4 मीटर पर सेकंड से, 2 सेकंड बाद जाके रुक जाती है, और आपसे बोला जा रहा है रुक गई है, मतलब कोई ना कोई फोर्स इसको इधर की तरफ ढकेल रहा होगा, रोक रहा होगा, है ना। कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, आप उसको रोक रहे हो तभी तो वो रुकेगी। तो वो रोक रहा है, कितने फोर्स से आप रोक रहे हो, F4 से रोक रहे हो। तो अब बोला जा रहा है कि ये 4 मीटर पर सेकंड से अगर चले हमें चलानी है तो कितना इसके ऊपर फोर्स लगाए। तो भाई जो रोकने वाला फोर्स है उसको खत्म कर देते हैं। खत्म करने के लिए आपने बैलेंसिंग ऑफ फोर्स कल पढ़ा था कि जितना फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगा उतना ही उधर लगा दे, तो दोनों का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही फोर्स आपको निकालना है, बेसिकली आपको निकालना है ये वाला फोर्स है जो आप यहां पर फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है बात। तो इसके लिए आपको क्या क्या पता है भाई, मास पता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये एफ नेट जो होगा, ये एफ नेट जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी के बराबर होगा। ये हमने सेकेंड लॉ से पढ़ के आए हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं देन हमारे लिए बहुत ईजी टास्क है एफ नेट निकालना। तो देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन की बात करूं भाई तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, यही तो होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टाइम, यही तो होगा भाई, ठीक है। देखो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 है, कितने सेकंड में, ये 2, तो 4/2, तो ये क्या भाई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस का क्या मतलब है कि भैया आपका सवाल गलत आ गया, आंसर गलत हो गया, बहुत मार मारेंगे तुमको, है ना। माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है बाबू, डायरेक्शन आपका मोशन के अपोजिट, गाड़ी आपकी इधर चल रही है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, समझ में आई बात। चलिए एक्सेलरेशन निकल गया तो क्या नेट फोर्स नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। मास कितना भैया 2 kg, ठीक है, मास कितना है 2 kg, लिख लो फटाफट। मास कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन -2 बराबर माइनस का 4 न्यूटन आपका आ जाएगा एफ नेट। क्लियर बात, क्लियर है। चलिए क्लियर है कि भाई जो फोर्स आप इधर लगा रहे थे वही फोर्स यहां लगा दो, इधर की तरफ 4 न्यूटन लगा लो और इधर की तरफ 4 न्यूटन तो आप लगाए ही थे पहले के से, समझ में आई बात। प्लस क्योंकि आपने डायरेक्शन दिखाया है पहले ही, क्लियर है। चलिए -4 न्यूटन समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो ये थर्ड लॉ बड़ा ही सिंपल है, इसको टेस्ट आप कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ, ठीक है, अपने भाई जो आपके बराबरी का हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के साथ चले गए तुम टेस्ट करने तो ज्यादा पड़ सकता है, ठीक है, उल्टा पड़ सकता है कि भाई हम टेस्ट करने गए न्यूटन थर्ड लॉ घर वालों के ऊपर, अपने से बड़ों के ऊपर, तो वहां दिक्कत आ जाती है। आप हो सकता है अपने जो कलीग्स हैं, आपके जो मेट हैं, उनके साथ अगर आप टेस्ट करें तो ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। सिंपल सा काम करिए, एक तमाचा उनको मारिए बिना किसी गलती के, ठीक है, और कुछ वो बोले तो उल्टा जवाब दे दीजिए, तुरंत आपको रिस्पॉन्स उधर से मिल जाएगा, ठीक है। तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको न्यूटन थर्ड लॉ। बोलो कितने लोग प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है, घर पे एक बार ट्राई कर लेना। चलिए, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है भाई कि जहां पर भी कोई आप एक्शन करते हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आप एक्शन करते हो तो वहां पर सेम एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको मिलता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं। ये क्या बोल रहे हैं भाई कि बॉल देखिए, ये अंकल साहब हैं बैठे हैं थोड़ा सा स्लाइडिंग व्हीकल पर जो कि एकदम आसानी से स्लाइड कर सकता है, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं। तो बेसिकली बॉल को फेंकने का मतलब क्या कर रहे हैं, ये बॉल के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं एफ, देखो ध्यान से, बॉल की तरफ उधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, कोई एक्शन दे रहे हैं, ये एक्शन लगा रहे हैं फोर्स, तो वो सेम एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इनके ऊपर भी लगाएगा पीछे की तरफ। ध्यान से देखो, अगर ये बॉल के ऊपर एफ फोर्स लगा रहे हैं तो बॉल भी इनके ऊपर एफ फोर्स लगा रहा है, ड्यू टू दैट इनकी व्हीकल कहां जा रही है, पीछे जा रही है। ध्यान से देखिए, क्या एक फील आ रही है, ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है कि भाई बॉल के ऊपर सेम एक्शन उन्होंने लगाया एफ का और सेम रिएक्शन उनको मिला पीछे की तरफ एफ का, ठीक है। तो यही आपका प्यारा सा कॉन्सेप्ट है न्यूटन थर्ड लॉ का कि अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका सेम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको पीछे की तरफ मिलता है, ठीक है। देखो, लेकिन एक कंडीशन आपको यहां पर याद रखनी है। वो कंडीशन क्या है भाई, बॉडीज विल बी डिफरेंट, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, बॉडीज विल बी डिफरेंट इन दिस केस, ठीक है, डिफरेंट इन दिस केस। क्यों भाई, देखो
मान लो आप बोलते हैं ना कि आप अर्थ पर खड़े हो, ठीक है, अर्थ पर खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, अर्थ क्या कर रही है आपके ऊपर, अर्थ क्या कर रही है आपके ऊपर भाई, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ऊपर लगा रही है, और ग्रेविटी कहाँ लग रहा है आपके ऊपर, नीचे mg लग रहा है। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, बताओ, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, बोलो, है कि नहीं भाई, बताइए भाई। फोर्स तो दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है ना, है या नहीं है, ये आप पढ़ोगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, परेशान नहीं होना है कि भैया ये क्या आ गया। देखो यहाँ पर ये बेसिकली होता क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, देखो किसी भी सरफेस पर अगर कोई बॉडी खड़ी है, ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ भाई, आप उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये थर्ड लॉ आप यहाँ पर वैलिड नहीं बोल सकते। ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स, जैसे आप किसी भी सरफेस के ऊपर खड़े होते हो, टच करते हो, तो वो क्या करता है आपके ऊपर फोर्स लगाता है, कांटेक्ट फोर्स जिसे बोलते हैं। तो वो कहाँ लगाता है, आपके ऊपर, मतलब वो बॉडी खड़ी है तो वो कांटेक्ट फोर्स कहाँ लग रहा है, आपके ऊपर, और जो ग्रेविटी लग रही है वो भी कहाँ लग रही है, आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर। लेकिन देखो ध्यान से, न्यूटन थर्ड लॉ यहां वैलिड है कि आप जो खड़े हो आप इस सरफेस पर भी फोर्स लगा रहे होगे एफ, अब ये सरफेस भी आपके ऊपर लगा रहा होगा एफ, ठीक है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ से आता है। लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट जो है कि ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ये सरासर गलत है, और यही क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप यहां पर मार्क करके भी लिख सकते हैं कि दिस इज आस्क्ड क्वेश्चन, कि क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब हम जो ये एक्शन हो रहा है यहां पर जो फोर्स लग रहा है इसे क्या बोलते हो आप, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो कहीं पे भी आपको कंडीशन आपको दी जा सकती है और पूछी जा सकती है कि क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो सिंपल सी बात कि भाई बॉडी डिफरेंट होनी चाहिए। देखो ध्यान से, यहां पर हम पहला फोर्स जो एक्शन कर रहे हैं वो बॉल पर कर रहे हैं, और दूसरा जो रिएक्शन मिल रहा है वो हमारे ऊपर मिल रहा है। तो भाई बॉडीज डिफरेंट है ना, एक बॉल है एक क्या है, मैन है, तो दोनों की बॉडीज डिफरेंट है, दोनों के ऊपर अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं। क्लियर बात, यहां पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कहलाती है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। नॉट थर्ड लॉ फॉलोड, ठीक है, ये फॉलो नहीं हो रहा भाई, इसकी ये रीजन है ही नहीं यहां पर, ठीक है। ये क्या भाई, ग्रेविटी लगा रही, पहली बात कि जो ये फोर्स लग रहा है ये ग्रेविटी, ये अर्थ के कारण लग रहा है, ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस के कारण लग रहा है, सरफेस कांटेक्ट फोर्स, समझ में आई बात। तो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं, जबकि अगर इसी का एग्जांपल आप लो, ठीक है, यहां पर कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिख रहे होंगे यहां पर, ठीक है, देखते चलो फटाफट। कि पहला भाई, आप जब गन किसी को फायर करते हो, ठीक है, आप जो गन तोप वगैरह चलाते थे आप फ्यूचर में, तो ये गन का क्या काम था भाई, ये इस बुलेट पर, इस गोले पर फोर्स लगाती थी, और ड्यू टू दैट आपकी बॉडी भी पीछे आती थी। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। आप क्या कर रहे हो, गन को फायर कर रहे हो, बुलेट जा रही है आगे, ठीक है, गोला जा रहा है आगे, है ना, बारूद का गोला आगे जा रहा है, लेकिन वो भी गाड़ी पर पीछे फोर्स लगा रहा है। आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में ये चीज होती है कि जब वो फायर करते हैं, ठीक है, बॉर्डर अगर मूवी आपने देखी हो, या फिर इस तरीके की कोई भी जो आर्मी से रिलेटेड मूवीज हो जहां पर तोप चलाई जाती है, वहां पर भी देखते हो आप, एक झटका सा पीछे की तरफ लगता है, या फिर जिसने रियल में बंदूक चलाई हो वो भी समझ सकता है। तो जब आप एक एक्शन लेते हो आगे की तरफ, उसका सेम रिएक्शन इन गन पर मिल रहा है। तो यहां पर भी ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं, कैसे पहचानोगे, बॉडीज देख लो। एक बॉडी क्या भाई, आपका गोला है, ठीक है, और एक बॉडी क्या है आपकी, तोप का गाड़ी है, तो दोनों की बॉडीज डिफरेंट है, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलोड। यहां पर देखो, एक आदमी नाव से कूद रहा है, भाई ये क्या कर रहा है, पहले नाव को पीछे ढकेल रहा है, तो नाव भी इनको क्या कर दे रही है, आगे की तरफ फेंक दे रही है। यहां पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। देखो ध्यान से, वो क्या कर रहे हैं, इसको पुश करके आगे जाना चाह रहे हैं, तो ये जैसे इसको पीछे पुश करते हैं वो उनको आगे पुश कर देती है, एक्शन रिएक्शन पेयर। और मान लीजिए आप पानी में है, नाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप पानी में ही है, नाव में बैठे हुए हैं, आप क्या करते हो, इससे पीछे की तरफ यहां भेजते हो, ये पीछे की तरफ ढकेलते हो, तो नाव पानी क्या करता है, आपको आगे की तरफ ढकेलता है। आप पानी को क्या करते हो, पीछे की तरफ पानी को ढकेलते हो, पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हो, तो नाव क्या करता है, आपको आगे की तरफ ढकेलता है। तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। या फिर यहाँ देखो सस्ता आयरन मैन, सस्ता आयरन मैन को देख लो, सस्ता आयरन मैन क्या कर रहा है भाई, पीछे की तरफ एक एक्शन ले रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ एक एक्शन ले रहा है जिसका रिएक्शन इस बॉडी पर हो रहा है, ठीक है, जिसका रिएक्शन कहां हो रहा है, इस बॉडी पर हो रहा है। यही है न्यूटन थर्ड लॉ, कि आप एक्शन तो पीछे की तरफ ले रहे हैं भाई, है ना, थ्रस्ट आप एक्सर्ट कर रहे हैं, ड्यू टू दैट
रिएक्शन आपको आगे की तरफ मिल रहा है, सस्ता आयरन मैन इसलिए उड़ता है। और आयरन मैन जो आपने देखा होगा वो भी इसी रीजन की वजह से उड़ता था कि वो क्या करता था भाई, एक रिएक्शन एक्शन लेता था नीचे की तरफ, ठीक है, वो लेता था, ठीक है, उसके रिएक्शन की वजह से वो ऊपर जाता था। तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब एक क्वेश्चन देख लो भाई, फटाफट करो इस क्वेश्चन को, समय ले लो। बॉडी ऑफ मास 15 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी रिड्यूस टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, फोर्स दैट प्रोड्यूस दिस चेंज इन वेलोसिटी इज, सिंपल है, ठीक है, सेकंड बेसिकली सेकंड लॉ पर ही बेस्ड है। और जो थर्ड लॉ का क्वेश्चन है वो यही आता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है, यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसकी दो ही कंडीशन है कि पहले तो एक्शन और रिएक्शन दोनों होने चाहिए और दोनों डिफरेंट बॉडीज पर होनी चाहिए, बस दो ही कंडीशन आपको फॉलो करनी है, बस इससे ज्यादा आपसे कुछ दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचोगे आपको हर दिन कुछ ना कुछ मिलेगा। मान लो अगर मैं इस दीवार, इधर पेन है, ठीक है, इस पेन पर धक्का देना हो तो ये भी मुझ पर दे रहा है, जैसे ये दीवार है, ठीक है, अगर आप यहां पर खड़े हो कि भाई दीवार को ही जबरदस्ती तुम क्या करोगे, इधर की तरफ धक्का दोगे एफ से, तो ये भी धक्का देगा एफ से। ऐसा नहीं कि नहीं धक्का दे रहा, वो दे रहा है, लेकिन भाई उसका जो फोर्स है वो आपको पीछे ढकेलने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आपके बॉडी का मास, आपकी बॉडी के ऊपर वो फोर्स इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा। हो सकता भाई उतना इफेक्ट दिखा दो तो वो तुम्हें फेंक दे पीछे, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है ये वाला केस। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बेसिकली सेकंड लॉ पर ही बेस्ड है। आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा। बॉडी है भाई कोई 5 kg की, ठीक है, 5 kg, ये चल रही है v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और ये जाकर बाद में क्या हो जा रही है, बॉडी रिड्यूस टू 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आ गई है 6 मीटर पर सेकेंड पर। समय अंतराल कितना लगा हुआ है, तो समय लगा हुआ है 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में ये कांड हुआ है। चलिए अब पूछा जा रहा है फोर्स, तो भाई फोर्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स का डायरेक्शन आपसे पूछ लूंगा तो क्या ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, जो नेट फोर्स काम कर रहा होगा, बिल्कुल यही होगा। तो एफ नेट बराबर मास इंटू ए नेट, एक्सेलरेशन जो लग रहा होगा बॉडी का, यही हमें निकालना है। तो ए क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 6 है, माइनस इनिशियल 10 थी, कितने समय में हुआ काम, 2 में, तो 6 माइनस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पूछा होता तो ये आ जाता, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत भाई, नहीं होनी चाहिए क्या। 6 आपकी वेलोसिटी बाद में थी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी, सॉरी ये 15 kg है, ठीक है, ये 15 kg है, थोड़ा सा मिस्टेक, मैं वही देखने लगा था क्या हो गई भाई, मास तो सही लिया था मैंने, ठीक है। तो ये 15 kg का बॉडी है और आपने 2 एक्सेलरेशन -2 पीछे की तरफ, मतलब फोर्स आप इधर की तरफ लगा रहे हैं। और इसका अगर वैल्यू की बात करूं तो कितनी वैल्यू आएगी फोर्स की, मास है 15 इंटू -2 बराबर -30 न्यूटन। अब बोलोगे भैया ऑप्शन में माइनस नहीं है, लेकिन भाई आपसे मैग्नीट्यूड की बात की गई है तो 30 न्यूटन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलो, ठीक है। चलिए अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। तो मोमेंटम की बात आपने पहले ही पढ़ी थी कि भाई मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है भाई, क्वांटिटी ऑफ मोशन, है ना, क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि कितना मोशन है उस बॉडी के पास, और इसकी वैल्यू क्या होती थी, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से, क्या यहीं पर कहीं फोर्स की जरूरत पड़ रही है क्या आपको, कहीं पर भी फोर्स की जरूरत पड़ रही नहीं। मोमेंटम किस बात पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो एक बात अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है, उसका मोमेंटम है mv, ठीक है, या फिर p बोल दूं, ठीक है, इसका मोमेंटम है p, ठीक है, mv की आदत मत डालिए, p की आदत ज्यादा बढ़िया होगी। p ये चल रही है, अगर ये चल रही है, अगर मैं आपसे t बराबर 0 पर भी पूछूं, ठीक है, और बाद में जाके t बराबर t टाइम पर भी पूछूं, तो क्या इसकी मोमेंटम p ही होगा, अनटिल एंड अनलेस हम इस पर क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। तो यही स्टेटमेंट आपका, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है भाई कि अगर आप किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट बॉडी के अंदर नहीं कर रहे हैं या फिर थ्रू आउट द मोशन नहीं कर रहे हो, तो जो आपका मोमेंटम वो हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब सेम रहेगा, जितना पहले था वो बाद में रहेगा, ठीक है। तो आप डेफिनेशन के तौर पर भी लिख सकते हो, इफ external force applied on body is 0 then the momentum of body will be conserved in all cases, ठीक है, except external force applied। तो यहां पर सिंपली लिख सकते हो, ठीक है, momentum of body will conserve if external force will be 0 on
बॉडी। ठीक है, इसका क्या मतलब भाई कि आप मान लीजिए इनिशियल पॉइंट क्या था, टी आई, ठीक है ये था, और टी फाइनल ये था। तो भाई किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछूं, अगर नेट फोर्स अप्लाइड वहां पर जीरो है, बस हमें ये लेना है, नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हम नहीं ला रहे हैं, अगर उसका इफेक्ट नहीं है वहां पर, तो मोमेंटम हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो मैं आपसे बोल दूं भाई यहाँ पर कि क्या होगा, जो आपका इनिशियल मोमेंटम था वही क्या होगा, पी एफ और पी आई क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको अभी भी बता रहा हूं, यही आपसे बाद में भी पूछूंगा मैं, कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बराबर फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी। इसको यहां भी लिख भी लो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ। देखो ये होता क्यों है, इसको थोड़ा सा मैं भी समझा लेता हूं आपको। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। देखो पहली बात, मोमेंटम किस बात पर डिपेंड कर रहा है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम फोर्स लगा भी दो, मास को कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी को लेकिन फर्क पड़ जाएगा अगर फोर्स लगा दो। अगर फोर्स, देखो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, अगर फोर्स में इस डायरेक्शन में लगाता हूं तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन में। अगर फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाता हूं फोर्स, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी, उस केस में मोमेंटम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जबकि अगर फोर्स है ही नहीं, तो उस वेलोसिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा, उस वेलोसिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। जब कोई इंपैक्ट नहीं जा रहा वेलोसिटी पर, तो ड्यू टू दैट मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर बात, कि भाई हम कुछ फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, हमारा फोर्स है ही नहीं, उस बॉडी पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहे, या फिर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स भी लगेगा तभी भी आप लगा सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन की ही वजह से आएगा। और एक्सेलरेशन क्यों आता है, आपने देखा हुआ है किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाते हो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो क्या निकल के आता है, उसको एक्सेलरेट करने के लिए काम आ जाता है। क्लियर बात, चलिए आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हटाइए इस बात को। ठीक है, चलो, तो अगर कहीं भी अप्लाइड करना होगा तो प्राइमरी केस आप क्या देखेंगे भैया, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो, ये प्राइमरी केस आप देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अपने दिमाग में आप रख लें कि एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो। क्लियर, चलो ठीक है, आओ इसके ऊपर एक छोटा सा केस देख लेते हैं, और इसको मैं डीप में कराऊंगा अभी मोमेंटम कंजर्वेशन का, बट एक छोटा सा केस देख लो। मान लेते हैं भाई कि यहाँ पर एक बॉडी चल रही थी u वेलोसिटी से, ठीक है, t बराबर 0 टाइम पर, और एक बॉडी यहाँ पर खड़ी थी। ठीक है, ये क्या है, u बराबर 0 पर खड़ी थी, ये u1 था, ये u1, ठीक है, ये 0 पर खड़ी थी। इनका मास क्या है भाई, m है, इनका भी मास मान लीजिए m है। ये गई इनसे टकराई, ठीक है, देख लो ये यहाँ पर गई, इनसे टकराई, टकराने के बाद ये वाली क्या हो गई भाई, यहाँ पर रेस्ट पे आ गई। ये पहली जो ये m1 है, ये m2 मान लेते हैं। m1 की अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, लेकिन जो m2 है, m2 बॉडी है, वो क्या हो गई, चलने लगी v वेलोसिटी से। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v, बताइए। देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले कि आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो आप दो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अभी आप एक जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे, वहां एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्या पढ़ना है, मोमेंटम कंजर्वेशन आप पढ़ रहे हो। तो देखो ये बॉडी भाई आ रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी से u से, ये भाई खड़ा था, वो आके इनको टक्कर मारी, वो वहां खड़ी हो गई, ये निकल गए आगे। ठीक है, वो आई, इनको टक्कर मारी और आगे निकल गई, ये वाली निकल गई, ये यहाँ रुक गई। तो भाई आपसे पूछा जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये टक्कर के बाद दूसरी वाली जा रही होगी। तो ध्यान से देखो, इसके मल्टीपल केसेस बनेंगे, आपको लास्ट में होमवर्क भी दे दूंगा इसके ऊपर, मल्टीपल केसेस। तो जब भी इस तरीके का देखो, पहली इन्वॉल्वमेंट क्या है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स तो हमारा 0 है, नेट फोर्स हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, भाई वो आई, इनके ऊपर फोर्स लगाई, ये निकल गई, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया आपने। तो सिंपल सा मैं बोल सकता हूं कि भैया मोमेंटम क्या होगा, पी क्या होगा, कंजर्व होगा यहाँ पर। ठीक है, कंजर्व्ड होगा। अब यही लगाने का, यही अप्लाई करने का तरीका आप अगर आप सीख जाते हो तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए जब भी आप लगाओगे तो पहले ये क्या था, इनिशियल केस था, फिर ये क्या था, फाइनल केस था। तो इनिशियल केस का नेट मोमेंटम आपको लेना है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम आप लेंगे जब भी लोगे। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, अगर पहले वाले की बात करूं मैं, m1 इंटू u1। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखो कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात आपको पहले बता रखा हूं मैं, प्लस m2 इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। ठीक है, अब फाइनल की बात करिए तो फाइनल कितनी है भाई,
m1 की क्या है 0, m1 इंटू 0 प्लस डायरेक्शन देख लो, हमने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, m2 इंटू वी से जा रही है, तो भाई ओवरऑल ये क्या आ गया m1 इंटू u1 आ गया, और ये क्या आ गया m2 इंटू v आ गया। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन वी कैन से दैट इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल कितना था m1 इंटू u1 बराबर m2 इंटू v, तो यहां से जो v की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई m1 इंटू u1 अपॉन m2। बोलो क्या आ गई, क्या आ गई क्या। इसके मल्टीपल केसेस बनेंगे कि आधे आधी वेलोसिटी से बट गए, ठीक है, पूरी वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी, 3/4 ट्रांसफर कर दी, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। पहला क्या देखो, स्टार्टिंग का केस क्या था, ये आ रही है आ रही है आ रही है, आके इनसे टकराई, तो ये स्टार्टिंग केस था, जब तक नहीं टकराई थी। अब टकराने के बाद क्या हुआ, ये रुक गई, ये जाने लगी, तो जब तक नहीं टकराई थी वो हमारा एक केस होगा, जब वो टकरा के जाने लगी वो दूसरा केस होगा। तो ये केस नंबर 2 है, ये वाला केस नंबर 1 है। तो 1 वाले को हम इनिशियल केस मानेंगे, 2 वाले को हम फाइनल केस मानेंगे। तो इनिशियल केस की मोमेंटम क्या होगा भाई, इनका मोमेंटम प्लस इनका मोमेंटम, फाइनल इनका मोमेंटम प्लस इनका मोमेंटम। तो ये आपको सीखना है थोड़ा सा कि कैसे मोमेंटम इनिशियल लिखोगे। तो हर एक बॉडी का मोमेंटम लिखोगे जो इनिशियल केस में प्रेजेंट थे, फाइनल में जो जो प्रेजेंट है हर का लिखोगे, भले 0 आए लेकिन आप यहाँ पर दिखाओगे स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में देखो ये डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव ली है, अगर मान लीजिए ये पीछे की तरफ आ रहे होते तो हम उसे निगेटिव की तरफ ही ट्रीट करते, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इधर की तरफ गए, इनसे टकराए, ठीक है, इसके बाद ये रुक गया, ये चलने लगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मोमेंटम कंजर्व कर दिया। यहां से कंजर्व के बाद v की वैल्यू वो आ गई, v बराबर क्या है m1 अपॉन m2 इंटू u1, ठीक है। इसके मल्टीपल केसेस बनेंगे कि भाई अगर m1 बराबर m2 होता, मतलब दोनों का मास बराबर होता, तो जिस वेलोसिटी से इनिशियल आई थी उसी वेलोसिटी से क्या होती वो फाइनल जाती, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों कट जाते है ना। अगर मास यहां पर लिख लो, अगर मास क्या होता बराबर होता तो दोनों सेम वेलोसिटी जाते। अब इसके बाद मल्टीपल केसेस आपको दिखते रहेंगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद आई होप रिक्वायर्ड वेलोसिटी। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। ये मास m1 है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है u वेलोसिटी से, और ये वाला मास क्या है m2 है, ठीक है। चलो ये वाले मास को हम m मान ले रहे हैं, ठीक है। आपसे मैं एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये क्या है भाई, यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है, इसकी वेलोसिटी क्या है, चलिए मान लेते हैं कि u/2 है, ठीक है, u/2 है अभी के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर ये टकराता है, ठीक है, ये टकराता है, तो ये वाली बॉडी किससे चलने लगी, u/3 से चलने लगी, और ये वाली बॉडी चल रही है अब u/4 से, ठीक है, 4 से। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बट देख लो, ठीक है। इसका मास आपको पता है, इसका मास m2 है, तो आपसे बोला जा रहा फाइंड मास ऑफ m2, फाइंड m2, ठीक है, इसको यहां पर लिख लो, फाइंड m2। तो आप m2 की वैल्यू बताइए मुझे, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, फाइंड m2 की वैल्यू बताइए। अगर आपसे बोला जा रहा है कि भाई स्टार्टिंग का केस है, ये m मास की बॉडी है जो आपको पता है कि m है, लेकिन m2 का मास आपको नहीं पता है, ये u/2 से चल रहा था, u से चल रहा था, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये अगर तेजी से चलेगा तभी से जाके टकराएगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो गई, जबकि ऐसा केस आपको फर्दर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आप देख लो इस तरीके का केस मान लीजिए कुछ होता है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर ले रहा हूँ, इसको u ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये u हो गया, ठीक है, u हो गया, देन u हो गया। मान लीजिए टकराया, टकराने के बाद उसको कुछ वेलोसिटी और प्रोवाइड कर दिया, वो u से चलने लगा, तो इसकी मास है m2, फाइंड आउट द मास, नो एक्सटर्नल फोर्स इज हियर, है ना। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन में चेंज आया था, थोड़ा सा दिमाग में आप रख लेंगे, ठीक है। तो f एक्सटर्नल क्या है भाई, 0 है, इस बात का दिमाग में आप ध्यान में रखें, कोई अलग से फोर्स आपको नहीं बताया गया है यहाँ पर। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकालो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होगा, m इंटू यू होगा प्लस m2 इंटू u/2 होगा। देखो पहले इस बॉडी का लिखोगे, फिर प्लस इंटू इस बॉडी का, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, तो m इंटू u/3 हो गया आपका, प्लस m2 इंटू u/, ठीक है, u हो गया, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे,
पी आई बराबर पी एफ कर लो, क्योंकि नेट मोमेंटम क्या है हमारा भाई, अभी भी कंजर्व्ड है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो यहां से देखो क्या था पहले, m इंटू यू प्लस एम टू इंटू यू बाई टू बराबर यहाँ पर क्या है m इंटू यू बाई थ्री प्लस एम टू इंटू यू। ठीक है, चलो तो यहां पर मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलो ये यहां पर m2/2। ठीक है, इस तरीके से। चलो यहां पर देख लो क्या होगा केस, थोड़ा सा इधर की तरफ सॉल्व करते हैं। तो ये होगा m इंटू यू माइनस यू बाई थ्री मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू, ठीक है, u माइनस यू बाई टू। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा m इंटू टू यू अपॉन थ्री बराबर m2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा u बाई टू। तो u कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 4m अपॉन थ्री। समझ में आई बात, कि जो आपकी मास होनी चाहिए, इस बॉडी का जो मास होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, मतलब 4/3 टाइम्स ऑफ इसका होना चाहिए, 4/3 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग का, तब ये कंडीशन पॉसिबल। तो आपको इस तरीके के हजारों केस दिए जा सकते हैं, हजारों केस बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपका काम क्या है, आपको मोमेंटम लिखना है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, फिर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पहले टकराने से पहले क्या होगा मोमेंटम, टकराने के बाद क्या होगा मोमेंटम, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम इज कंजर्व्ड जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बात करते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन होती क्या भाई, आप देखो जैसे ही इन्होंने फायर किया, ठीक है, जैसे ही इन्होंने फायर किया, इनके पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है v। ठीक है, गन को मान लीजिए इन्होंने फायर किया इधर की तरफ u वेलोसिटी से, तो पीछे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, दैट इज थर्ड इफेक्ट, आप समझ सकते हैं, थर्ड लॉ। यहां पर भी देखो ये फायर कर रहे हैं आगे की तरफ, हल्का सा देखोगे पीछे की तरफ भी फोर्स लग रहा है इनके ऊपर। ठीक है, तो जो गन पीछे की तरफ आ रही है वीजी, इसे ही क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, जो पीछे की तरफ गन आ रही है, दैट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। एक बार फील ले लो, समझ में आ जाएगा। देखो कंधे पे देखो कितना तेज फोर्स लग रहा है, कितना तेज इफेक्ट आ रहा है। चलो इसको देखो थोड़ा सा, यहां पर मान लीजिए गन आप फायर कर रहे हो, पहले कहां थी, बुलेट यहां पर थी। ठीक है, आप फायर करने वाले हो, बुलेट यहां पर थी, फायरिंग होने के बाद बुलेट कहां चली गई, इधर जा रही है, इधर की तरफ। किससे जा रही है भाई, यू वेलोसिटी से जा रही है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और ये क्या है, मास ऑफ बुलेट। ये क्या है भाई, मास ऑफ गन आपको गिवन है। देन आपसे जो पीछे बोला जा रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ गन होगा, ठीक है, तो यहां पर पहले सारे टर्म्स लिख लेते हैं। mg क्या है भाई, मास ऑफ गन। ठीक है, मास ऑफ गन। और vg क्या है, यही है मास ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ गन, या फिर रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायल। ठीक है, जो रिक्वायल हो रही है वेलोसिटी ऑफ गन, वो रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन है। ठीक है, और यहां पर mb क्या है भाई, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट। चलो बहुत अच्छा। ub क्या है भाई, ub क्या है, ub इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देखो यहां पर भी कुछ नया केस नहीं है, यहां पर भी नया केस नहीं है। देखो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से, अब आपको एक बात पता है कि कोई भी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट आप नहीं ला रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल चीज का इफेक्ट नहीं ला रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल चीज नहीं आ रही। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा भैया, इसका क्या मतलब होगा, क्या ये कंजर्व होंगे, क्या इनको आप कंजर्व कर सकते हो, बोलो। मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है बॉडी के अंदर, कुछ भी एक्सटर्नल नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि आप इन्हें कंजर्व करा सकते हो। अब देखो केस, जब तक आपने फायर नहीं किया था, इनिशियल केस, फायर करने के बाद पीछे की तरफ एक वेलोसिटी आई, एक गन की वेलोसिटी आई, तो इनिशियल केस क्या होगा, इनिशियल केस जब गन फायर नहीं हुई थी, नॉट फायर्ड। ठीक है, नॉट फायर्ड। अब जैसे ही फायर कर दोगे, फायर्ड, ठीक है, फायर्ड करने के बाद ये फाइनल केस आ जाएगा। तो इनिशियल केस में भाई फायर्ड नहीं किए हो, तो गन के अंदर ही बुलेट है, तो बुलेट भी रेस्ट पे है, गन पे भी रेस्ट पे भी है, तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी क्या है, 0, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी क्या है उसकी 0। अब आपने फायर कर दिया, बुलेट जा रही है आगे की तरफ, तो दिस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो भाई फाइनल मोमेंटम की बात करूं अगर, तो गन का बुलेट कहां जा रहा है, आगे की तरफ, mb इंटू यूबी। ठीक है,
बट आप देखिए गन कहां जा रही है, पीछे की तरफ, इसकी वेलोसिटी कहां आ रही है, पीछे की तरफ। जैसे पिछले केस में देखो ये फायर तो आगे की तरफ कर रहे हैं, लेकिन हाथ गन कहां आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है, ध्यान से देखो। तो ये क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ गन पीछे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा, पीछे तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन विच इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी। दोनों बराबर कर लो, ये तो आया था नेट जीरो, इसकी वैल्यू यही आएगी। तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ गन मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। देखो यहां पर कुछ बात समझो, आप ऐसा देखते होगे, हमेशा अधिकतर देखा होगा आपने कि हम क्या करते हैं, गन का मास ज्यादा करते हैं, बुलेट का मास कम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो ध्यान से। यहां पर अगर आप मास ऑफ बुलेट, ठीक है, गन क्या करते हो, कम कर देते हो मास ऑफ बुलेट से ज्यादा, ठीक है, ध्यान से देखो। ये काम अगर आप करते हो, केस वन मानते हैं हम, केस वन आपने माना कि मास ऑफ गन आप ज्यादा कर दे रहे हो मास ऑफ बुलेट से। देखो ये क्या भाई, ये रेशियो, ठीक है, तो क्या होगा, एम बी अपॉन एम जी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा वन से, है ना। देखो हमेशा होगा वन से बड़ा, मतलब वेलोसिटी ऑफ गन जो आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, कुछ वन से बड़ा। मतलब अगर मैं 2 मान लूं तो 2 टाइम्स ऑफ वीबी आ जाएगा। देखो एमबी अगर बड़ा है, ठीक है, एमबी अगर बड़ा है एमजी से, तो भाई ये बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, कुछ भी हो सकता है वन से बड़ा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ गन ज्यादा गई बुलेट से, मतलब जितनी तेज बुलेट जाएगी उससे ज्यादा तेजी से पीछे गन जाएगी। तो हम इसलिए ये केस नहीं वैलिड मानते हैं। जबकि दूसरा केस देखो, दूसरा केस में हम क्या कर रहे हैं, अब सेम उल्टा काम कर लो, ठीक है, सेम उल्टा काम कर लो कि मास ऑफ क्या कर रहे हैं, बुलेट को क्या कर, सॉरी, कम कर ले रहे हैं, मास ऑफ गन को ज्यादा कर दे रहे हैं। तो जैसे ही आप ये करोगे, मतलब मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन की जो वैल्यू होगी 1 से कम होगी, ठीक है। तो 1 से कम क्या हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/4 कुछ भी हो सकती है। तो यहां से देखो वेलोसिटी ऑफ गन बराबर 1/2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मतलब गन की जो वेलोसिटी होगी अब वो बुलेट की वेलोसिटी से आधा है। मतलब 1 से कम तो कितनी भी हो सकती है, कितने भी टाइम्स। इसलिए हम क्या करते हैं, मास को, गन के मास को क्या करते हैं, ज्यादा कर देते हैं, ताकि जो आपका मोमेंटम ट्रांसफर हो, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारी गन की वेलोसिटी है वो कम रहे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कम रहे। इसलिए आप देखते हो कि हमेशा हम गन की वेलोसिटी, मास ऑफ गन क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं इन कंपैरिजन टू बुलेट, ठीक है। चलो, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, कुछ भी डाउट नहीं होगा तो हम क्लियर कर लेंगे, उसकी परेशानी नहीं लेनी आपको, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन हुज मास इज 5 kg, इट शुड बी इट सूट द बुलेट ऑफ मास 0.015 kg। यहां पर भी रेस्पेक्टिव देख सकते हो कि मास इसका 0.015 kg है, जबकि बुलेट का, गन का मास कितना है, 5 kg इन कंपैरिजन, ठीक है। इन सूट आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। ध्यान से देखो, गन थोड़ा सा बना लेते हैं भाई, ठीक है। चलो ये हो गई आपकी गन, है ना। यहां से भाई गन की बात, वेलोसिटी गई बाहर, ठीक है। इसको कितने से भेजना है, 500 मीटर पर सेकेंड से भेजना है। इनका मास कितना है, 0.015 kg, ठीक है। इनका मास है 5 kg और इनकी वेलोसिटी ऑफ जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है ये पूछा गया है आपसे। तो सिंपल सा फॉर्मूला पीछे वाला लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको फॉर्मूले विश्वास नहीं तो आप फिर से मोमेंटम कंजर्व करा के भी लगा सकते हैं, बट हम बार बार नहीं जाएंगे वहां पर। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, mb अपॉन mg इंटू vb, ठीक है। ये आप याद भी कर सकते हो, या फिर नहीं याद करना है तो मत याद करो। डायरेक्शन आप ध्यान से रखना, हम डायरेक्शन पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। तो मास ऑफ बुलेट कितना भाई, मास ऑफ बुलेट 0.015, ठीक है, ये है 5 इंटू वेलोसिटी कितनी है, 500, ठीक है। वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, सॉरी गन, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, vg बराबर, ठीक है, ये 5 3 जा 0.03, तो कट गया 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। मतलब देखो ये 500 मीटर पर सेकंड से जा रही है बुलेट, तो आपकी गन कितने जाएगी, मात्र 15 मीटर पर सेकंड से। ये भाई कितने से जाएगी पीछे, मात्र 15 मीटर पर सेकंड से। देख लो वो 500 से जा रही है, 1500 से जा रहे हैं, अंतर देख लो कितने का है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी आप जब भी पढ़ते हैं तो।
चलिए अगली चीज आती है भाई इम्पल्स। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, कल फिर इसके ऊपर एक एक करके क्वेश्चन कराते जाऊंगा। ठीक है, वो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप कब करोगे वो चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। इम्पल्स की बात करते हैं भाई, तो इम्पल्स भी एक तरीके का आपका इफेक्ट है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ही है, लेकिन ऐसा चेंज इन मोमेंटम जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आए। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मोमेंटम चेंज करा रहे हो। ठीक है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम में चेंज ला रहे हो, किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज ला रहे हो, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम में। देखो अगर ये इससे कांटेक्ट हुआ वॉल से, कितने ही छोटे फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आ रहा होगा। बॉडी पहले क्या थी, रेस्ट पे थी, देखो पहले रखी हुई थी, इसने क्या किया भाई, शैतान बच्चा है, ठीक है, मारता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ गया। तो जब भी इस तरीके का काम होता है उसे आप इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हो आप, बॉल आती है, टकराती है, उसी रफ्तार से जाती है। अगर आप ग्राफ यहाँ पर पढ़ोगे, ग्राफ आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, मैंने पढ़ाया ही है। तो ये क्या भाई, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आप बनाते हो, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जब बहुत लार्ज फोर्स आप लगाते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ठीक है, देख सकते हो टाइम वर्सेस इसकी एक्सेस, कि बहुत छोटे टाइम में लार्ज फोर्स आप अगर लगाते हो तो दैट इज इम्पल्स। जब बहुत ही छोटे टाइम के लिए बहुत ही बड़ा फोर्स लगाया जाए, देन दैट इज इम्पल्स। ठीक है, देखो इसका प्रूफ थोड़ा सा, इसको भाई दिखाते आप जैसे हो। ठीक है, जब बहुत लार्ज फोर्स इनटू स्मॉल छोटे टाइम में लगाया जाए तो यही क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स लार्ज फोर्स इनटू लार्ज स्मॉलर टाइम में। ठीक है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स मतलब बहुत बड़ा फोर्स जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। इम्पल्सिव फोर्स का क्या मतलब है भाई, कि लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जब आप एक बहुत बड़े फोर्स को बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगाते हैं, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, दैट इज इंपल्सिव फोर्स ड्यू टू दैट फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बात वही है, क्लियर, इंपल्सिव फोर्स। तो इसको देखो थोड़ा सा और हम लोग इलेबोरेट करते हुए चलते हैं। यहां से आपने लिखा J बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू स्मॉलर टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम। तो बेसिकली J बराबर क्या है भाई, फोर्स क्या होगा, मास इंटू V माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ये क्या था, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी यही इलेबोरेट किया था। फोर्स को तोड़ दिया मैंने, जो आपने पहले पढ़ा था, v माइनस यू अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही एक्सेलरेशन होता है, इनटू चेंज इन टाइम। ठीक है, छोटे टाइम के लिए तो टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो J बराबर क्या बचा, मास v माइनस का u। तो बेसिकली अगर आप देखें तो J बराबर चेंज इन मोमेंटम ही आ गया आपके सामने। J बराबर क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ही क्या कहलाता है, आपका इंपल्स कहलाता है। बट कंडीशन इज कि जो चेंज इन मोमेंटम आए फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, कोई भी बॉडी है, जैसे आप बॉल रखे हो, फुटबॉल रखे हो, एक प्लेयर आता है, इस पर पैर से मारता है। पहले ये क्या था भाई, रेस्ट में था। अब बहुत ही छोटे समय में आपका जो पैर इस पे लगेगा, बहुत ही छोटे समय में ये हाई वेलोसिटी गेन कर लेगा, बहुत ही छोटे समय में। तो ये इंपल्स कहलाता है। जब आप बहुत ही छोटे समय में इस बॉल की मोमेंटम क्या कर दें, चेंज कर दें। पहले क्या था भाई, जीरो था, रेस्ट पे था, तुरंत ये क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो बहुत ही छोटे समय में जब मोमेंटम में चेंज आए, दैट इज इंपल्स। और इसका फार्मूला ये है, J बराबर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आई हो आप समझ में आ गया कि m इंटू वी माइनस यू। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करो, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन जितना करोगे उतना एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जैसे आप घूंसा मारते हो तो वो भी इफेक्ट इंपल्स का ही होता है। बहुत शॉर्ट टाइम में आपको बहुत बड़ा फोर्स आप लगाते हो, तो दो डेफिनेशन है इंपल्स के, शॉर्ट टाइम में बड़ा फोर्स लगाओ या फिर शॉर्ट टाइम में मोमेंटम में जो चेंज, दोनों को आप सेम तरीके से बोल सकते हो कि इंपल्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू इंपल्सिव फोर्स, दैट इज वेरी लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, पहला कंडीशन, या फिर चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, दोनों कंडीशन आप ट्रू है। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 10 यूनिट टू 25 यूनिट इन 5 सेकंड। देखो कितने छोटे समय में। द फोर्स देन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो रहा है। ठीक है, आप इसको सिंपल सा बोल सकते हो। तो ये कैसे आप निकालोगे इंपल्सिव फोर्स, तो यहाँ पर देखो, पहला मैंने जो J इंपल्स का फॉर्मूला बताया वो क्या था भाई, फोर्स इंटू अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम।
ठीक है, पहला फॉर्मूला था। दूसरे फॉर्मूला की बात करूं, ये था पहला फॉर्मूला, तो वो क्या था, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम में चेंज। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और सिंपल सा लिख देता हूं, चेंज इन मोमेंटम बराबर चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये बात बराबर है। तो बस यही चीज आपको लगानी है। देखो क्या बोला जा रहा है भाई, मोमेंटम ऑफ बॉडी, ठीक है, कहां से कहां तक जा रहा है, वो कितने देर में चेंज हो रहा है, 10 यूनिट से 25 यूनिट में, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स की बात आपसे की गई है, आपको यही बताना है, बताइए फटाफट। ठीक है, मोमेंटम ऑफ बॉडी मतलब ये मोमेंटम ही आपको गिवन है। तो देखो इनिशियल मोमेंटम कितना आपको गिवन है, 10 यूनिट, और फाइनल मोमेंटम कितना गिवन है आपको, 25 यूनिट। ठीक है, और टाइम, चेंज इन टाइम, जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम, वो 5 सेकंड का गिवन है। बस, तो यहीं से काम हो जाएगा आपका। तो जे बराबर क्या होता है भाई, जे बराबर फोर्स इनटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बराबर चेंज इन मोमेंटम। लिख लो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, खत्म काम। यही तो आपको करना था, इससे ज्यादा कुछ करवाया गया अभी तक, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ से फोर्स क्या निकालना है आपको, फोर्स इनटू कितने समय में हो रहा है, 5 सेकंड में कितना चेंज आया है, पहले 10 था बाद में 25 हो गया, तो 25 माइनस का 10, ये आ गया 15, तो फोर्स बराबर आ जाएगा 3 न्यूटन। तो जो भी 3 यूनिट आए भाई लगा लो, 3 यूनिट, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें। चेंज इन मोमेंटम बाय जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, दैट इज योर इंपल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, आई होप इतनी ही चीजें थी आज के लेक्चर में, है ना, और कोई भी चीज नहीं होगी। हाँ, इतनी चीजें थी, आई होप कोई भी चीज समझ में नहीं आई होगी तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पूरी कोशिश यही थी कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गए, अभी इसके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चंस को सॉल्विंग वो बची हुई है, तो उसको करने के बाद फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो उसको भी जल्दी कर लेंगे। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कैसी चीजें लगी, सारी समझ में आई या नहीं समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी बता देना, ताकि अगले लेक्चर में हम उसको क्लियर करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।